नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज का विशेष सांकेतिक भाषा समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत और मेरे साथ हैं हमारी सांकेतिक भाषा की सहयोगी दीपाली। समाचार की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। भारत सिंगापुर के बीच कई समझौते। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सिंगापुर हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी का महत्वपूर्ण स्तंभ। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में समर्थन के लिए जताया आभार। द्विपक्षीय संबंधों के रोडमैप पर सहमति पर सिंगापुर प्रधानमंत्री ने जताई खुशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के अपमान के विरोध में बुलाए गए बिहार बंद को जनता का अपार समर्थन मिला। इमरजेंसी सेवाओं में नहीं पड़ी बाधा। बयान के विरोध में दिल्ली में भी भाजपा का प्रदर्शन। आईआईटी मद्रास फिर बना देश का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में जारी की एनआईआरएफ रैंकिंग लिस्ट। कहा, अगले 5 साल में उच्च शिक्षा में दोगुना नामांकन का लक्ष्य। और आपको बता दें, भारत और सिंगापुर के बीच डिजिटल, नवाचार, हरित परिवहन, नागरिक उड्डयन, कौशल विकास और उद्यमिता और स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर 5 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। वार्ता के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत 1 साल के भीतर संबंधों में आई गति पर चर्चा की गई। भारत सिंगापुर राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ के मौके पर दोनों नेताओं ने आपसी साझेदारी के भविष्य के लिए एक विस्तृत रूपरेखा पर सहमति जताई। आज हमने अपनी पार्टनरशिप के भविष्य के लिए एक डिटेल्ड रोड मैप तैयार किया है। हमारा सहयोग केवल पारंपरिक क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहेगा। बदलते समय के अनुरूप एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन शिपिंग, स्किलिंग, सिविल न्यूक्लियर और अर्बन वाटर मैनेजमेंट जैसे क्षेत्र भी हमारे सहयोग के केंद्र बिंदु बनेंगे। हमने निर्णय लिया है कि आपसी व्यापार को गति देने के लिए द्विपक्षीय कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट और आसियान के हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का समयबद्ध तरीके से रिव्यू किया जाएगा। Prime Minister Modi and I reaffirmed that people-to-people ties remain the bedrock of our relationship. We agreed to enhance exchanges, including through closer civil service cooperation. All of these initiatives reflect the breadth and depth of our CSP. And to guide our efforts, PM Modi and I have also agreed on a roadmap, an ambitious and detailed roadmap to chart the next phase of our relationship. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के पीएसए कंटेनर टर्मिनल बीएमसीटी के दूसरे चरण का उद्घाटन किया। इस विस्तार से टर्मिनल की क्षमता दोगुनी होकर 4.8 मिलियन टीईयूज हो गई है। यह भारत का सबसे बड़ा और अत्याधुनिक कंटेनर टर्मिनल बन गया है। इसके माध्यम से भारत सिंगापुर के व्यापारिक संबंधों को और मजबूत बनाएगा। आज ग्रीन एंड डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर्स के लिए हुए समझौते से मैरीटाइम सेक्टर में ग्रीन फ्यूल सप्लाई चेन और डिजिटल पोर्ट क्लियरेंस को बल मिलेगा। भारत अपने पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में
तेजी से काम कर रहा है। इसमें सिंगापुर का अनुभव अत्यंत उपयोगी है। आज हमने सिंगापुर की कंपनी एसपीए इंटरनेशनल द्वारा विकसित भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल फेज 2 का उद्घाटन किया। यह हमारे कंटेनर हैंडलिंग की क्षमता को और बढ़ाएगा। भारत और सिंगापुर ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम और डिजिटल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है। कौशल विकास के क्षेत्र में भी सिंगापुर भारत की मदद कर रहा है। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन हमारी साझेदारी के मजबूत स्तंभ है। हमने तय किया है कि एआई, क्वांटम और अन्य डिजिटल टेक्नोलॉजीज में सहयोग को बढ़ाया जाएगा। आज स्पेस सेक्टर में हुए समझौते से अंतरिक्ष विज्ञान क्षेत्र सहयोग में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। हमने निर्णय लिया है कि हमारे युवाओं को उनके टैलेंट को जोड़ने के लिए इस साल के अंत में इंडिया सिंगापुर हैकाथॉन का अगला राउंड किया जाएगा। Singapore will continue to support India's skills development journey. We are honored to accept India's invitation to be a global partner for the National Center of Excellence in Chennai, which will focus on advanced manufacturing. We will also collaborate with India to set up state-level skills centers to meet industry needs in sectors like aviation, maintenance, repair and overhaul, and semiconductors. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंकवाद से लड़ना सभी मानवतावादी देशों का कर्तव्य है। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद आतंकवाद की लड़ाई के खिलाफ सिंगापुर के समर्थन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री वोंग का आभार जताया। आतंकवाद को लेकर हमारी समान चिंताएं हैं। हम मानते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता से लड़ना सभी मानवतावादी देशों का कर्तव्य है। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत के लोगों के प्रति संवेदना और आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री वोंग और सिंगापुर सरकार का आभार व्यक्त करता हूं। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी की गई राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2025 में इस वर्ष भी देश के प्रतिष्ठित संस्थानों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इस रैंकिंग के जरिए भारत के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों को विभिन्न श्रेणियों में मूल्यांकित किया गया है। ओवरऑल कैटेगरी में आईआईटी मद्रास ने लगातार अपना दबदबा कायम रखते हुए पहला स्थान हासिल किया है। इस श्रेणी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु दूसरे और आईआईटी बॉम्बे तीसरे स्थान पर रहा, जबकि देश के विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में आईआईएससी बेंगलुरु ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इंजीनियरिंग शिक्षा की बात करें तो आईआईटी मद्रास ने एक बार फिर पहला स्थान प्राप्त किया है। वहीं प्रबंधन संस्थानों की रैंकिंग में इस बार भी आईआईएम अहमदाबाद ने बाजी मारी है। इसके अलावा कॉलेज श्रेणी में हिंदू कॉलेज दिल्ली ने पहला स्थान प्राप्त किया है। इस बीच मेडिकल क्षेत्र में शिक्षा के लिए एम्स दिल्ली ने एक बार फिर पहला स्थान प्राप्त किया है। रिसर्च कैटेगरी में आईआईएससी बेंगलुरु ने पहला स्थान प्राप्त किया। साथ ही नवाचार के क्षेत्र में आईआईटी मद्रास ने एक बार फिर अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज की है और पहला स्थान प्राप्त किया है। वहीं राज्य स्तरीय विश्वविद्यालयों में जादवपुर यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही। इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत रैंकिंग फ्रेमवर्क का भारत में महत्वपूर्ण योगदान होगा। आईआरएफ की रैंकिंग में पार्टिसिपेट किए, मैं उन सबको शुभेच्छा देता हूं और जिनको आज उस रैंकिंग प्रोसेस में
रिकॉग्निशन मिली, उनको भी हम आज बधाई देते हैं उनकी इस सफल प्रयास के लिए। हम सभी के प्रयासों के कारण हमारी जो लक्ष्य है आने वाले 22 साल में विकसित भारत की लक्ष्य की ओर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हमारी देश की रैंकिंग फ्रेमवर्क उसमें एक महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूटर के रूप में काम करेगा। इसके अलावा केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने जोर देते हुए कहा कि हमें उच्च शिक्षा में GER यानी सकल नामांकन अनुपात बढ़ाकर 2030 तक 50% करना है। अगले 5 साल में हमें उच्च शिक्षा में दोगुना नामांकन करना होगा। उन्होंने साथ ही खुशी जताते हुए कहा कि भारत के 54 उच्च शिक्षण संस्थान QS वर्ल्ड रैंकिंग में स्थान बना चुके हैं। हायर एजुकेशन में 2014-15 में लगभग 3.5 करोड़ से कम स्टूडेंट थे, जो बढ़ के आज लगभग 4.5 करोड़ हो गए हैं। और इसकी लक्ष्य आने वाले 2030 तक हमारी GER 50% हो। अगर हम 50% को एब्सोल्यूट नंबर में कन्वर्ट करते हैं, जो आज 4.45 या 46 करोड़ हो रहा है, ये लगभग 9 करोड़ होगा। भारत की IIT आज दुनिया में ब्रांड बनी है। इसके लिए जब हम अभी देखते हैं कि हमारी QS रैंकिंग में 2014 में हम 500 की कैटेगरी में, हमने अभी जो फॉरेन यूनिवर्सिटी को अनुमति दिया, हमने 500 कैटेगरी QS 500 कैटेगरी को बेंचमार्क बनाई है। भाजपा ने हालिया GST सुधारों का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारें GST लागू करने में विफल रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह संभव हो सका है। उन्होंने कहा कि सुधारों से आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा और विशेष रूप से लघु एवं मध्यम कंपनियों को मजबूती प्राप्त होगी। पुरानी सरकारें लागू नहीं कर पाती थी, अब वो GST लगी और 2007 से अब तक के सफर में जो रिफॉर्म्स आज हुए हैं उसमें नंबर 1, 3 दिन के अंदर आप रजिस्टर हो सकते हैं। ईज ऑफ बिजनेस, जो छोटी कंपनियां हैं वो उनकी ईज ऑफ बिजनेस कितनी बढ़ जाएगी आप जरा चिंता करिए। टेक्सटाइल एपरल्स की, बाकी सारी छोटी बिजनेस की ईज ऑफ बिजनेस बढ़ जाएगी। और हम सब के जिंदगी में ईज ऑफ लिविंग, टूथपेस्ट, साबुन, तेल से लेके गाड़ी मोटर इत्यादि तक, टीवी फ्रिज से लेकर पेंसिल, इरेजर, ज्योमेट्री बॉक्स, बच्चों के नोटबुक, ये सारी चीजें, एक है ना थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, ये हमारी आम जिंदगी को बदलता है। ये केवल एक रिफॉर्म्स नहीं है। और जेपी नड्डा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संबोधित कर रहे हैं, सीधा सुनते हैं उनको। इरादे के बारे में बात की थी। उनके यशस्वी नेतृत्व में केवल 20 दिन में ही GST काउंसिल ने ऐतिहासिक सुधार करते हुए तमाम जरूरी वस्तुओं पर टैक्स या तो खत्म कर दिया या फिर काफ़ी कम कर दिया है। नए GST रेजिम में 28 और 12% का स्लैब को ख़त्म कर दिया गया है, यानी अब सिर्फ 2 टैक्स स्लैब होंगे, 5% और 18%। मैं इस ऐतिहासिक नेक्स्ट जनरेशन GST रिफॉर्म्स के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं इन सुधारों को जमीन पर उतारने के लिए वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, GST काउंसिल और भारत के सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों को भी साधुवाद देता हूं। ये रिफॉर्म्स हमारे नागरिकों के जीवन को तो बेहतर बनाएंगे ही, साथ ही छोटे व्यापारियों और व्यवसायियों के लिए व्यापार सुगमता भी सुनिश्चित करेंगे। हमारी सरकार का लक्ष्य सिर्फ राजस्व संग्रह नहीं, बल्कि देश के हर नागरिक की जीवन गुणवत्ता सुधारना है। यह कदम निश्चित तौर पर देश की आर्थिक ताकत को मजबूती प्रदान करेगा और नई उम्मीदें जगाएगा। दूध, आटा सहित रोज़मर्रा की कई वस्तुओं पर GST को 0 कर दिया गया है। साथ ही
आम आदमी के उपयोग की कई वस्तुओं पर टैक्स को 12%, 18% या 28% से घटाकर सिर्फ 5% कर दिया गया है। इससे रोज़मर्रा की उन आवश्यकताओं की कीमतों में भी भारी गिरावट आएगी और आम जनता की जेब पर टैक्स का बोझ भी कम होगा। जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा यह भी जीएसटी को ज़ीरो कर दिया गया है। यह कदम आम जनता के स्वास्थ्य और वित्तीय सुरक्षा को मजबूती प्रदान करने की दिशा में उठाया गया एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। महंगे घरेलू उपकरणों और वाहनों पर भी टैक्स दरों में भारी कटौती की गई है। खेती बाड़ी उपयोग में होने वाली ट्रैक्टर, मशीनरी, कटाई थ्रैशिंग के उपकरण आदि पर भी टैक्स को काफ़ी घटा दिया गया है। इससे कृषि से आधारित अर्थव्यवस्था को एक नई मजबूती मिलेगी। घर के निर्माण में काम में आने वाली सामग्रियों को पर भी टैक्स दरों में कम कर दिया गया है। इससे आम नागरिकों पर वित्तीय बोझ तो कम होगा, साथ ही देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। यूपीए सरकार जीएसटी लागू ही नहीं कर पाई थी क्योंकि राज्यों को तब की कांग्रेस सरकार पर भरोसा ही नहीं था। उल्टे कांग्रेस सरकार वैट के माध्यम से गरीब जनता और व्यापारियों पर डाके डालती, बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी को भी गुंजाइश बनी रहती थी, जबकि जीएसटी ने वन नेशन वन टैक्स की अवधारणा को चरितार्थ किया है। जीएसटी में सारे निर्णय आम सहमति से लिए जाते हैं। हर महीने का रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन बताता है कि देश की आर्थिक समृद्धि पर तेज गति से अग्रसर है। कांग्रेस का दोहरा चरित्र यह भी है कि काउंसिल में तो उनके नेता समर्थन करते हैं, लेकिन बाहर राहुल गांधी उन्हीं फैसलों का विरोध करते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का दृष्टिकोण अलग है। वो नागरिकों को वास्तविकता में राहत देने वाले बड़े कदम उठाना पसंद करते हैं। जीएसटी दरों में व्यापक संशोधन करके देशवासियों को दुर्गा पूजा, दशहरा और दिवाली से पहले ही प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को बम्पर गिफ्ट दिया है। तो जेपी नड्डा को आप सुन रहे थे। सीधे तौर पर कहा, हमारी सरकार का लक्ष्य सिर्फ राजस्व संग्रह नहीं बल्कि भारत के नागरिकों की गुणवत्ता में सुधार करना है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। कई वर्षों से आपके अटूट विश्वास ने हमें सुरक्षित भविष्यों का निर्माण करने में सक्षम बनाया है। हम मना रहे हैं राष्ट्र के प्रति सार्थक सेवा के 69 वर्षों का उत्सव। अपनी वर्षगांठ मनाते हुए आपके निरंतर विश्वास बनाए रखने के लिए हम आपका धन्यवाद प्रेषित करते हैं। LIC के साथ बीमित भारत, सुरक्षित भारत। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज का विशेष सांकेतिक भाषा समाचार। भारत के सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ अगस्त में 15 वर्ष के उच्चतम स्तर पर रही है। इससे सर्विस प्रोवाइडर्स को बीते एक दशक की सबसे तेज कीमतों में बढ़ोतरी का मौका मिला है। ये जानकारी बुधवार को जारी की गई रिपोर्ट में दी गई। S&P ग्लोबल द्वारा संकलित HSBC इंडिया सर्विसेज परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स अगस्त में 62.9% रहा है, जो कि जुलाई में 60.5% था। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगस्त में मांग का एक प्रमुख संकेतक नया व्यवसाय जून 2010 के बाद से सबसे तेज दर से बढ़ा। अंतर्राष्ट्रीय मांग में मजबूती आई है और निर्यात ऑर्डर्स में 14 महीनों में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई। मजबूत विदेशी मांग ने सर्विस प्रोवाइडर्स को ग्राहकों के लिए कीमतों में और अधिक आक्रामक वृद्धि करने में सक्षम बनाया। उत्पादन मूल्य, मुद्रास्फीति,
जुलाई 2012 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई और इनपुट लागत 9 महीनों में सबसे तेज दर से बढ़ी है। रिपोर्ट में बताया गया कि अगस्त में आगामी वर्ष के लिए व्यावसायिक विश्वास 3 महीनों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, जो अनुकूल विज्ञापन खर्च और सकारात्मक मांग पूर्वानुमानों से प्रेरित था। एक अहम फैसले के तहत कुकी जो परिषद KZC ने राष्ट्रीय राजमार्ग 2 को आम यात्रियों और आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आवाजाही के लिए खोलने का ऐलान किया है। यह निर्णय नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्रालय और KZC प्रतिनिधियों के बीच हुई बैठकों के बाद लिया गया। परिषद ने आश्वासन दिया कि वो राजमार्ग पर शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों के साथ सहयोग करेगी। नई दिल्ली में गृह मंत्रालय, मणिपुर सरकार, कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड पीपुल्स फ्रंट, इन सभी के बीच त्रिपक्षीय बैठक हुई और बैठक में पुनर्निर्धारित शर्तों और नियमों के साथ 1 वर्ष के लिए सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते में मणिपुर की भौगोलिक अखंडता और राज्य में स्थायी शांति हेतु वार्ता आधारित समाधान की आवश्यकता दोहराई गई। संशोधित प्रावधानों के तहत KNO और UPF ने 7 निर्दिष्ट शिविरों को संवेदनशील इलाकों से हटाने, शिविरों की संख्या कम करने और हथियारों को निकटतम CRPF या BSF शिविरों में स्थानांतरित करने पर सहमति जताई है। सुरक्षा बल कैडर्स का कड़ा सत्यापन करेंगे ताकि किसी विदेशी नागरिक को सूची से बाहर किया जा सके। समझौते के पालन की निगरानी संयुक्त मॉनिटरिंग समूह करेगा। किसी भी उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर समझौते की समीक्षा भी होगी। और इसी के साथ हमारे विशेष सांकेतिक भाषा समाचार में अभी के लिए इतना ही। मुझे और हमारी सांकेतिक भाषा की सहयोगी दीपाली को दीजिए अनुमति। नमस्कार।